बदायूं की सरजमी पर पैदा हुए बाकमाल शायर रहे हैं शकील बदायूनी। उनकी एक गजल के कुछ शेर मैं आप सबकी नजर पेश करना चाहता हूं कि दुनिया की रिवायत से बेगाना नहीं हूं, छेड़ो ना मुझे, मैं कोई दीवाना नहीं हूं, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। कुछ ऐसा ही मंजर इस समय देखने को मिल रहा है यूपी की सियासत में, जहां इस समय महज सत्ता पाने की लालसा में बैठे सभी सियासी दल इस फिराक में लगे हैं कि एन केन प्रकारेण जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहां की जनता को बस अपने पाले में लाया जाए और इन 9 सीटों के उपचुनाव को जीतकर अपने विपक्षी को झुकाया जाए। और इसी के चलते इस समय इन 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता के मूल मुद्दों की न तो कोई चर्चा हो रही है और न ही किसी नेता को इसकी कोई चिंता है। इस समय तो बस एक दल बटेंगे तो कटेंगे नारा दे रहा है, तो वहीं दूसरा पीडीए नीति के तहत जातिवादी सामाजिक विचारधारा को अपने स्वार्थ से भरे भाषणों के माध्यम से जल से सींचते हुए पूरी तरीके से जनता के बीच परोस रहा है, ताकि अपनी साइड यानी कि अपनी पार्टी के लिए जो सीटें, जिन सीटों पर उसके प्रत्याशी उतरे हुए हैं, उनके लिए वो वोट जुटा सके। वहीं इस उपचुनाव के लिए प्रचार करने का आज आखिरी दिन है और आज इस बार के यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार की गाड़ियां और बग्गियां थमने वाली हैं शाम को 5 बजे, और साथ ही रुकने वाला है जनता को भरमाने का काम भी, लेकिन यह महज एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। ऐसा क्यों? इस पर आप अपने आप को खुद सोचने के लिए मजबूर करें, क्योंकि ये आपको ही विचार करना है। लेकिन जिन 9 सीटों पर आज विधानसभा के उपचुनाव होने के लिए चुनाव प्रचार थमने जा रहा है और फिर 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी, उसकी आज की स्थिति क्या है और पिछले लगभग 1.5 महीने से अधिक का जो समय प्रचार प्रसार करने में लगा है, उसके बाद किस सीट पर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत हुई है और किस सीट पर किस दल का कौन सा प्रत्याशी चुनौती किसके लिए बना हुआ है, इस बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी का कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से लगभग 1 महीने पहले 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा की थी, जिनमें प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कुंदरकी, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 9 सीटों में से 4 सीटों पर साल 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में सपा की जीत हुई थी, यानी सपा का कब्जा था, जिनमें करहल, सीसामऊ, कटहरी और कुंदर की विधानसभा सीटें शामिल हैं। और इसके अलावा 3 सीटें खैर, अलीगढ़ जो अलीगढ़ की विधानसभा सीट है, गाजियाबाद और फूलपुर की बात करें तो ये तीनों विधानसभा सीटें भाजपा प्रत्याशियों ने जीती थी। और इसके अलावा मझवा विधानसभा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर विधानसभा सीट के हिस्से आई थी, उन्हीं की जीत हुई थी। वहीं इनमें से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों के सभी विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करते हुए लोकसभा पहुंच गए, जिसके चलते ये सीटें खाली हुई थीं। और वहीं साल 2022 में कानपुर की विधानसभा सीट, जो कि सीसामऊ, जिस पर अब उपचुनाव होने वाला है, उस सीसामऊ विधानसभा सीट पर विधायक के रूप में यहां की जनता ने सपा के हाजी इरफान सोलंकी को चुना था। लेकिन चूंकि इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट ने कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में 7 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनके जेल जाने के चलते ये सीट खाली हुई और इसकी वजह से अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। और इसी सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। और अब हम इसी सीट की बात करते हैं। इसी सीट यानी कि सीसामऊ विधानसभा सीट से ही हम अपनी बात शुरू करते हैं। और इसी विधानसभा सीट पर सपा ने जो नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा की ओर से सुरेश अवस्थी और बसपा की ओर से इस सीट पर वीरेंद्र कुमार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अभी कुछ दिन पहले अपनी जनसभा की थी और उस दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद किया था, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस सीट पर अपनी पीडीए नीति का तीर छोड़ा था।
वहीं इस सीट पर उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी अपना दम लगाए हुए हैं और इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच होने वाला है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के बीच 50-50 यानी कि बराबरी का रेशियो बना हुआ है और पूरी तरीके से एकदम बराबरी की टक्कर है। पिछले तकरीबन 22 सालों से इस सीट पर सोलंकी परिवार का कब्जा भी रहा है, इस बात पर भी हमें गौर करना होगा। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है कि यहां सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन इसकी वजह है कि मुस्लिम वोटर्स को बस केवल और केवल एक धर्म के रूप में दिखाया जा रहा है, न कि उनकी विभिन्न जातियों में बटे हुए वोटों को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जबकि यद्यपि यहां पर गौर करें तो यहां बड़ी संख्या में मौजूद हिंदू वोटर्स को विभिन्न जातियों के माध्यम से ही आप सबके सम्मुख पेश किया जा रहा है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर 1,74,000 से अधिक हिंदू वोटर्स हैं, जिनमें संख्या के आधार पर ब्राह्मण, दलित, कायस्थ, क्षत्रिय और अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले क्रमशः आते हैं। वहीं मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 1,11,000 के आसपास है और सिंधी व पंजाबी वोटर्स की संख्या 6,000 के करीब है। वहीं अब बात करते हैं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की, जहां सैफई परिवार के ही फूफा और भतीजे आमने सामने के टकराव में मौजूद दिखाई दे रहे हैं और ये सीट सपा का गढ़ भी मानी जाती रही है। सपा ने यहां पर तेज प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इस सीट पर सपा को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई यानी कि सैफई परिवार के ही दामाद अनुजेश यादव को टिकट देकर मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। इस सीट पर वैसे तो 7 प्रत्याशी मुकाबले में हैं, लेकिन मेन फाइट जो है वो सपा और भाजपा के बीच ही है और साथ ही इस युद्ध में सैफई परिवार के लिए धर्म संकट का माहौल भी खड़ा हुआ है। हालांकि इस सीट पर तेज प्रताप सिंह यादव पूरी तरीके से अपना दमखम दिखा रहे हैं और कुछ हद तक अपने फूफा को काफी पीछे भी छोड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच यहां पर 60-40 यानी 60 और 40 का आंकड़ा है, लेकिन करहल की जनता अंततः क्या निर्णय लेती है और धर्म संकट से कैसे खुद को उबारती है, इसका खुलासा 23 नवंबर को वोटों की गिनती के दौरान होगा। वहीं इसी क्रम में मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा सीट की ओर हम बढ़ते हैं और यहां पर पिछले 30 सालों से तुर्क जाति से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम नेताओं का ही कब्जा रहा है और उन्हीं का यहां पर दबदबा भी बना रहा है। और इस सीट पर इस बार सपा, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की AIM-IM ने यहां पर तुर्क मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा हुआ है, तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर हिंदू चेहरे रामवीर सिंह ठाकुर पर अपना दांव लगाया है और इस सीट पर भी भाजपा और सपा के बीच ही बराबरी का मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अब बात करते हैं जाटलैंड कही जाने वाली अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की, जहां इस बार उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा ने इस सीट पर पूर्व सांसद राजवीर सिंह दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है, तो वहीं सपा ने बसपा और कांग्रेस में रह चुकी डॉक्टर चारू कैन को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। साथ ही खैर विधानसभा सीट पर बसपा ने पहल सिंह और आजाद समाज पार्टी से नितिन कुमार चोटेल चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं वर्तमान हालात में भाजपा की स्थिति यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है और सपा को पिछले 32 सालों के इतिहास में यहां पहली बार तगड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं गाजियाबाद की सदर सीट की बात करें, सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जहां पर भाजपा से संजीव शर्मा, सपा से सिंहराज जाटव और बसपा की ओर से परमानंद गर्ग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं सीट पर सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी जनसभाएं की हुई हैं, लेकिन बसपा की ओर से यहां पर कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया था और इस सीट पर जो मौजूदा समीकरण है उनके अनुसार भाजपा इस सीट पर काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की, जहां पर भाजपा ने एनडीए गठबंधन में शामिल रालोद को अपनी ओर से जिम्मेदारी सौंप दी है। यहां पर रालोद की ओर से मिथिलेश पाल, सपा की ओर से पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा और बसपा की ओर से शाह नजर चुनावी मैदान में हैं और इनके साथ साथ अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। कुल मिलाकर यहां पर 11 उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला होने वाला है।
इसके साथ ही अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की ओर हम बढ़ते हैं और यहां सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की ओर से संभाल रखी है और सीट पर वो 4 बार अपने प्रत्याशी धर्मराज निषाद के लिए प्रचार करने के लिए भी पहुंच चुके हैं, जनसभाएं कर चुके हैं। वहीं सपा ने इस सीट पर अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शुभावती वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अंबेडकर नगर की इस सीट पर पहले यानी 2022 में लालजी वर्मा ने ही जीत हासिल की थी और साथ ही बसपा की ओर से अमित वर्मा चुनावी मैदान में है। इस सीट पर भी भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है और यहां पर दोनों के बीच 60 और 40 का अनुपात बन रहा है। इसके अलावा प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहां सपा की ओर से मुस्लिम कैंडिडेट मुस्तफा सिद्दीकी चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने भाजपा की ओर से दीपक पटेल अपने दावेदारी को यहां पर मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और दीपक पटेल लगातार अपने लिए चुनाव जीतने के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और साथ ही सपा विधायक पूजा पाल भी उनके लिए जनता के बीच जाकर पाल समुदाय से लगातार वोटों की अपील कर रही हैं। वहीं इस सीट पर बसपा की ओर से जितेंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। यहां भी बटेंगे तो कटेंगे और पीडीए के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है और यह मुकाबला काफी दिलचस्प भी नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं मिर्जापुर की मजमा विधानसभा सीट की, जहां भाजपा और सपा दोनों ही दलों के बीच महिला उम्मीदवारों को उतारने के बाद दोनों ही ने पूरी तरीके से एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने की चुनौती स्वीकार की और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। भाजपा की ओर से सुचिस्मिता मौर्य और सपा की ओर से डॉक्टर ज्योति बिंद इस चुनावी मैदान में इस सीट पर उतरी हुई हैं। वहीं बसपा की ओर से इस सीट पर ब्राह्मण चेहरे दीपक तिवारी उर्फ दीपू पर भरोसा जताया गया है, जो कि इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी तरीके से एक तरकीब है और इस सीट पर तीनों ही दलों के बीच जो त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है उस पर भाजपा सपा को पूरी तरीके से टक्कर देने के लिए बसपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं अब आज शाम 5 बजे इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार का पूरी तरीके से जो क्रम है वो थम जाएगा और 20 नवंबर को यहां चुनाव होंगे और 23 नवंबर को इन 9 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे उनका खुलासा होगा। वैसे चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सभी को क्या लगता है कि इन 9 सीटों पर जो महामुकाबला होने वाला है उस महामुकाबले में कौन किस पर बाजी मारेगा, कौन किस पर हावी होगा और साथ ही इस बारे में भी आपका क्या विचार है कि बटेंगे तो कटेंगे और पीडीए की जो नीति चलाई जा रही है उन दोनों के बीच आखिर कौन सा तीर सही निशाने पर लगने वाला है। इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।